नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। जैसा कि आपको पता है कि आमने सामने में हम राज्य के शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी निजी जीवन के बारे में और उनके कैरियर के बारे में आपको उनसे जो है वो खुल के बात करवाते हैं कि आखिर कैसा रहा। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्री अनिल पाल्टा जी। आईपीएस हैं, डीजी होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज के डीजी अभी हैं और अभी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वहन कर रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट में। हम उनका स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, डीजी रैंक जो होता है आईपीएस के लिए बहुत जो है वो सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन उससे पहले जो है आपकी यात्रा रही होगी। कैसा जीवन आपका, शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा था आपका शुरुआती जीवन? देखिए, मैं 1973 में मेरे फादर बोकारो आए थे चंडीगढ़ से, और उस समय स्टील प्लांट बनना शुरू हुआ था, तो वहीं छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे। तो मैंने 1973 से 1984 तक बोकारो के सेंट ज़ेवियर स्कूल में अपनी पढ़ाई की। फिर +2 ख़त्म करने के बाद मैं दिल्ली चला गया, जहाँ मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया, और वहीं उसके बाद मैंने तैयारी की और 1990 में मैं आईपीएस में सिलेक्ट हुआ। तो सर, ये आईपीएस में या फिर यूपीएससी देने का जो है वो मन आपको क्या स्टीफेंस में जाने के बाद हो? क्योंकि स्टीफेंस तो कहा जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का जो है वो खान है। देखिए, हम लोग जब स्कूल में थे तो 2 लोग हमारे स्कूल के, उन्होंने सडनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एक थे अमिताभ वर्मा, वो बाद में बिहार काडर में आईएएस बने। फिर एक रेणु भगत थी, वो महिलाओं में इंडिया में फर्स्ट आई थी। अच्छा। और फिर 2 ब्रदर्स थे, संजीव और राजीव, वो दोनों आईएएस में आए। जो तमिलनाडु काडर के नेतरहाट। हाँ, तो वो भी हमारे स्कूल के थे। अच्छा, तो उनको देखकर थोड़ी जानकारी मिली एग्ज़ाम के बारे में या करियर के बारे में। फिर सेंट स्टीफेंस में जाने के बाद तो वहाँ बहुत लोग तैयारी करते थे, और मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं विदेश में रहकर विदेश चला जाता और हायर स्टडीज़ के बाद कुछ करता, या एमबीए करता, या सिविल सर्विसेज करता। तो मैंने सिविल सर्विसेज को ही अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बनाया, और फिर मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था कॉलेज के बाद, पर मैं तैयारी में लग गया, तो फिर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैं ये सर्विस में आया सेकेंड अटेम्प्ट में। क्या विषय था सर आपका स्टीफेंस में जो आप पढ़ते हैं? मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स से आप पढ़ते जी। हैं। तो सर, एक इकोनॉमिक्स का छात्र और वो पुलिस के काम में आ गए। पुलिसिंग और जो है इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग चीज़ें मानी जाती हैं, 2 डोमेन अलग अलग। तो कैसे जो है तारतम्यता बैठाएं, क्या उसके बारे में कुछ अनुभव बताइए। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स में गया था पढ़ने के लिए। मैं अच्छा स्टूडेंट था और मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में भी रैंक हासिल किया, और स्टीफेंस में इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है जी। बहुत ही मुश्किल था। आप विश्वास करेंगे, उस समय हम लोग के करीब 35 स्टूडेंट्स को वो लोग लेते थे। अच्छा। जिसमें से कम स्पोर्ट्स कोटा को, और अगर आप क्रिश्चियन कोटा को छोड़ दें, तो सभी ऑल इंडिया मेरिट लिस्टर्स थे। अच्छा। कुछ लोग आईआईटी छोड़कर आए थे इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। तो बहुत ही हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड था। और सर्विस में आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पुलिसिंग अच्छे से कर सकता हूँ, और मैंने हर समय जहाँ भी रहा हूँ सिंसियरली काम करने का प्रयास किया है। तो एकेडमिक्स अपनी जगह है जी, और एकेडमिक्स से जो आपको एक जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, अगर आपका एकेडमिक करियर अच्छा रहा है, और तो एक जीवन में, लाइफ में आपको एक बेसिक सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करता है। तो उसी को, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को यूज़ करके फिर मैंने सर्विस में भी जो भी डिलीवर किया, तो उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे किया। सर, ये एक पुलिस अधिकारी के रूप में जो आपकी यात्रा रही है, कैसे आप देखिए, मैं तो 1990 में सर्विस में गया, और 90 में अगस्त में हम लोग मसूरी गए थे, करीब फाउंडेशन कोर्स में करीब 4 महीने के लिए।
और उसके बाद हम लोग गए हैदराबाद में राष्ट्रीय फर्स्ट पुलिस फेज़, अकेडमी हाँ, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में गए फर्स्ट फेज़ के लिए। करीब 8-9 महीने का वो फेज़ था। उसके बाद हम गया में आए फील्ड ट्रेनिंग करने के लिए। और गया बहुत ही मुश्किल जिला था और उस समय बहुत सीवियर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ था। और मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन एक नरसंहार में बीता है। जिस दिन मैं पहली बार ट्रेनिंग में गया जिले में आया तो मैं रात को पहुंचा तो एसपी साहब ने अरेंज किया हुआ था, तो मैं गेस्ट हाउस में रुक गया। सुबह मैं 9 बजे उनसे मिलने गया उनके दफ्तर में, तो वहाँ बहुत भगदड़ मची हुई थी और एसपी साहब सब काफ़ी चहलकदमी थी। तो एसपी साहब गाड़ी में निकले और उन्होंने कुछ बातें, उन्होंने कहा बैठो मेरे साथ। तो मैं बैठ गया और मुझे याद है 22 दिसंबर का दिन था वो, 1991 का। और एक बहुत सीवियर मैसेकर हुआ था, लई मटगढ़ा कांड। 10 लोगों की हत्या हुई थी, एक जगह 4, एक जगह 6। तो उन्होंने मुझे बैठा लिया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम लई को देखो, मैं मटगढ़ा जा रहा हूँ। तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, पहला दिन था। तो उन्होंने, मैं एक सब इंस्पेक्टर, आप विश्वास नहीं करेंगे, गया की ठंड और भयंकर बारिश, उसमें मैं 22 को गया हूँ जिन कपड़ों में, उन्हीं कपड़ों में मैं 26 तारीख को लौटा। अच्छा, मतलब उस जगह से चूंकि डेड बॉडीज उठने नहीं दे रहे थे। बिहार, सेंट्रल बिहार में जब ऐसी घटनाएं घटती थी तो काफ़ी पब्लिक अनरेस्ट भी हो जाता था, क्योंकि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट था। तो हर किस्म के लोग आते थे। तो मैं 26 तारीख को लौटा उन्हीं कपड़ों में, और कई बार बारिश में वो कपड़े गीले भी हो गए थे। और बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। मतलब असली ट्रेनिंग जिसको असली, कहते हाँ, हैं, पहले दिन ही आर्मी की तरह की। हाँ, उसी दिन से जो शुरू हुआ तो ऐसे ही चलता रहा। मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी तैनाती बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में ज़्यादा हुई है। जी हुई। और फिर गया में जब मैं ट्रेनिंग में था तो आपने वो बहुत इनफेमस 12 कांड भी सुना होगा। तो वो भी हम लोगों ने देखा अपनी आंखों से। मैं वहीं ट्रेनिंग में था, 12 नरसंहार, फिर काफ़ी बड़ी घटनाएं देखी हमने। तो उससे जो एक, जिसको बोलते हैं फील्ड में जो एक वर्क एक्सपीरियंस था, वो बहुत आले दर्जे का मिला। नेगेटिव इंसिडेंट्स थे पर आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बड़े मायने रखते हैं। आप कैसे क्राउड को हैंडल करते हैं, कैसे इतनी बड़ी घटनाओं को आप, ओवरऑल हैंडलिंग होती है, किसी की अरेस्टिंग करनी है, केस डायरी है, फिर चार्जशीट करना है। तो ये सब मुझे फर्स्ट ही सर्विस में पहले ही 8-9 महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स थे जिनके साथ मैं उस समय ट्रेनिंग कर रहा था। एक थे सुनील कुमार सर, जो आज बिहार में मिनिस्टर हैं, सुनील कुमार, मिनिस्टर फॉर हायर एडुकेशन एंड एक्साइज। और एक बलबीर चांद साहब थे, डीआईजी। तो बहुत ही, दोनों बहुत हाई इंटेग्रिटी और हाई कॉम्पिटेंस के ऑफिसर्स थे। तो हम लोगों के मन में जो एक सर्विस का जो इमेज उस दिन बैठा, वो आज तक चेंज नहीं हो पाया। कैसे हमने ऑफिसर्स का कॉन्डक्ट देखा, कितनी उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल इंटेग्रिटी थी, वो एक अमिट छाप रही हम लोग के दिमाग पर। और हम लोगों ने कभी उसको, वो जो एक बेंचमार्क बना था, वो कभी टूटने नहीं दिया हमने। और कहाँ के एसपी रहे उसके बाद? फिर आप गया से ट्रेनिंग? देखिए, गया से ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग फेज़ 2 के लिए वापस जाते हैं हैदराबाद। तो 4-5 महीने फेज़ 2 के बाद, पासिंग आउट परेड के बाद, मेरी पहली तैनाती कुछ दिनों के लिए, करीब 20 दिनों के लिए एसडीपीओ सदर मोतिहारी के रूप में हुई। पर वो बहुत ही छोटा सा टेन्योर था। उसके बाद मैं एएसपी दानापुर के रूप में तैनात रहा। तो वो बहुत ही क्राइम प्रोन और नक्सल था। दियारा का इलाका है। दियारा, और अर्बन क्राइम भी बहुत था। तो उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ मुठभेड़ें हुई।
और काफ़ी नक्सल एक्टिविटी भी थी उस समय। आईपीएफ और पीपल्स वॉर ग्रुप वगैरह बहुत एक्टिव होते थे। खासकर जो इलाका दानापुर का जहानाबाद से मिलता है, पालीगंज, सिगोड़ी वगैरह का इलाका, हाँ, वो जो सब डिवीज़न थी वो बहुत ही प्रोफेशनली एनरिचिंग सब डिवीज़न थी। आज के वो कई जिलों से मिलाकर उनसे बड़ी सब डिवीज़न थी। एक अब दानापुर से आपको पालीगंज सिगोड़ी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा था। और एसएसपी और दानापुर के एएसपी माने जाते थे कि वो अपने ज़िले के एसपी हैं। चूँकि पटना में सीनियर ऑफिसर्स उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये लॉ प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ में या लॉ एंड ऑर्डर बिजी रहने के कारण बाहरी सब डिविजन्स में उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए वहाँ पर कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को डाला जाता था कि अगर ध्यान न भी दे पाए वरीय ऑफिसर, चूँकि पटना स्टेट कैपिटल है तो गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, बहुत इश्यूज रहते हैं, तो उनसे फिर एक्सपेक्टेशन था कि आप कंट्रोल करिए अपना। तो वो भी एक बहुत अच्छा मौका मिला। फिर उसके बाद मैं कुछ करीब 40 डेज़ के लिए आ गया मैं बेरमोस एसडीपीओ में। फिर 40 डेज़ के बाद करीब 4 महीने में मुजफ्फरपुर टाउन एएसपी रहा। वहाँ भी काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी थी और उस समय तो और बहुत और बड़े बड़े माफियाज थे। फिर करीब दिसंबर 93 में मेरा प्रमोशन हुआ और मैं गोपालगंज एसपी बना। तो गोपालगंज मुख्यमंत्री का इलाका था और उस समय वो देन चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग थे। पर मुझे वो भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल ब्रीडिंग ग्राउंड था, इन द सेंस कि मैंने अपने बल पर खड़ा होना सीखा। अच्छा। कि आखिर अगर आप ड्यूटीफुल हैं तो कोई पॉलिटिकल व्यवस्था आपको जल्दी टैम्पर नहीं कर पाती। अच्छा। ये मैंने वहाँ का लर्निंग लेसन था। और गोपालगंज बहुत इनफेमस होता था किडनैपिंग्स फॉर रैंसम के लिए, चूँकि ये दियरा का इलाका था और यूपी बगल में यूपी बेतिया और पडरौना का जो ट्राई जंक्शन है वो सैकड़ों किलोमीटर का दियरा है। तो वहाँ किडनैपिंग और बड़े बड़े गिरोह थे, 100-100, 200-200 लोगों के गिरोह थे जो घोड़ों पर चलते थे और जो जब बरसात ख़त्म हो जाए जो लैंड रीइमर्ज करता है रिवर बेड्स में, उस पर कब्जा करना, वो फसल को, और किडनैपिंग फॉर रैंसम। गोपालगंज और सिवान की एक खासियत है कि उस समय भी वहाँ के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते थे और वो बड़े पोटेंशियल टारगेट्स होते थे किडनैपर्स के लिए। वो आते थे तो और वो पैसे वाले थे, तो ऐसी किडनैपिंग्स होने का बहुत रिस्क रहता था। तो वो भी एक बहुत ही फाइटिंग चैलेंज था। और जो आपका ये सारण का इलाका है, ये उस समय हाउस डकैती बहुत देहाती डकैती बहुत होती। तो उस समय हम लोगों ने सीखा अंधेरिया में कैसे पुलिसिंग करते हैं, अंजुरिया में कैसे पुलिसिंग करते हैं। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। जी, मतलब आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जगहों पे आपने पुलिसिंग की है। लेकिन सर जब झारखंड बटा तो आप झारखंड कैडर, मतलब आपने खुद चुना, आपकी इच्छा थी? देखिए, मैं चूंकि मेरा प्लेस ऑफ डोमिसाइल बोकारो था, चूंकि मैं 73 to 84 बोकारो में रहा था, तो मुझे वो बाइफर्केशन में मुझे झारखंड मिल गया, तो मैं यहाँ आया। अच्छा, आपने कोई इच्छा व्यक्त नहीं? देखिए, चॉइस तो दिया था, लेकिन चॉइस दिया था अपने डोमिसाइल के बेसिस में। चूँकि मैं 12 ईयर्स वहाँ रहा था, तो बिहार का तो कोई जगह दे नहीं सकता था। तो वही देना ही था, वो मेरे रिकॉर्ड्स में शुरू से ही था। अच्छा। तो उसी आधार पर मैंने दिया भी और वो लॉजिकली मुझे अलॉट भी हुआ। अच्छा सर, तो क्या बिहार में आप रहे, बिहार की पुलिसिंग की, जब झारखंड में आए तो आप तो गृह प्रदेश, अपने गृह जिले में, मतलब बोकारो में भी आप एसपी रहने का मौका मिला, तो क्या डिफरेंस
आपको नजर आई, बिहार वाली ही छाया लेके आप आए थे आप लोग यहाँ पे, या अलग से झारखंड की पुलिसिंग डेवलप हुई? देखिए, बिहार के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिहार की बड़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है जी। और बिहार में रूल्स एंड प्रोसीजर्स बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। चूँकि इंडिपेंडेंस के बाद से, आपको शायद याद नहीं होगा, एक कौन सी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, बिहार वाज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट्स। और वहाँ का एक प्रोफेशनल वर्क कल्चर जरूर था। आप चाहे कुछ भी बोले, लेकिन बिहार में इंस्टीट्यूशंस अच्छे थे। और एसपी का क्या दायरा है, पुलिस मुख्यालय उसमें कितने उसके दायरे में आएगा, या पॉलिटिशियन उसके कितने दायरे में आएगा, तो ये बड़ा वेल एस्टैब्लिश था। इसलिए अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट थे और आपकी इंटेग्रिटी थी, तो आपके कार्यक्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, कभी नहीं करता था। और सीनियर ऑफिसर्स भी प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स बने हुए थे कि डीआईजी का क्या रोल है, आईजी का क्या रोल है, डीजी का क्या रोल है, मुख्यालय का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, लोकल एमएलए का क्या रोल है। वो सब बहुत एक जिसको कहते हैं मर्यादाएं निर्धारित थी, सबको अपने अपने क्षेत्र। हाँ, कार्यक्षेत्र, वो हस्तक्षेप बहुत ही सीमित होता था जी। और उससे आपको काम करने का बहुत मौका भी मिलता था। और खासकर चूंकि बिहार क्राइम प्रोन भी था और नक्सल प्रोन भी था, इसलिए अच्छे अफसरों के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। आपकी एक बार उन्होंने पोस्टिंग कर दी, फिर आप डिलीवर करके दिखाइए, आपको जो हेल्प चाहिए, बट ये रूटीन मामलों में कभी कोई भी फोन वोन नहीं करता था। अच्छा, नहीं, इसीलिए मैं देखता हूँ कि बिहार को बोला जाता है कि वो कास्ट आधारित जो है वहाँ पे राजनीति होती है, लेकिन जो पोस्टिंग की बात मैं जब देखता हूँ और डेटा, आप जैसे कई अधिकारियों से मुलाकात हुई, तो वो उस कास्ट के नहीं थे जिस कास्ट की वहाँ सरकार चल रही थी। देखिए, ऐसा इसलिए था, ये कास्ट के जो इश्यूज थे, इसके कारण वो लोग बिहार की व्यवस्था आउटसाइडर्स को बड़ी प्रेफर करती थी। अच्छा। क्योंकि उनको वो न्यूट्रल माने जाते थे। जी, जी, जी। हर कास्ट उनको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा। इसलिए बहुत ही पोस्टिंग्स में कभी भी भेदभाव हम लोगों को नहीं देखने को मिला। लेकिन झारखंड में वो सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पाया पिछले 24 साल में, मुझे लगता है। देखिए, यहाँ की तो अपनी कमियां हैं। अब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मेरे अपने लिमिटेशंस हैं, बट बिहार के इंस्टीट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग है और आज भी स्ट्रांग है। आज भी स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज़ जो है वो आम लोग भी इस चीज़ को अनुभव करते हैं, और मैं भी एक पत्रकार होने के नाते मुझे भी लगता है कि जो पुलिसिंग होती थी, आप जैसा कि बता रहे हैं कि एक ही कपड़े में आप जो है वो एक सप्ताह आपको रहना पड़ गया, तो पहले एक पुलिस की हनक होती थी, वो हनक गायब होती। बिहार में एक कहावत होती थी जी, जो आपने हनक की बात कही, जी। बिहार में एक कहावत थी और बहुत सही भी थी कि चौकीदार का फेंटा घूम गया है। अगर चौकीदार आ गया जी। तो वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। अच्छा। और वो उससे ये, अगर उसने आपको कोई मैसेज डिलीवर कर दिया तो आपसे कंप्लायंस एक्सपेक्टेड था। अच्छा। ये जान लीजिए। तो भोजपुरी में पुराने जमाने के लोग कहते थे कि चौकीदार का फेंटा आ गया है। जी। मतलब वो एक फेंटा पहनता था सर में, जी। और वही इनफ था मैसेज कन्वे करने। मतलब इसका मतलब कि शासन का जो डर है, बहुत एतबार काफी था। जी, एतबार होना क्योंकि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग थे, जी, इंस्टीट्यूशंस अच्छे थे। अच्छे थे। अच्छे थे। तो वो मुझे लगता है कि वही मैं बात कर रहा था कि अब जो नए लोग आ रहे हैं, हाँ। नए आईपीएस बन रहे हैं, उन्हें तो सब कुछ वही सुविधाएं, वही पैसा और देखिए, उस समय, हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि सुविधाएं उस समय बहुत कम थी, जी, लेकिन एतबार बहुत ज़्यादा था। अच्छा, तो आप कम सुविधाओं में भी आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी थी। जी, ये तो सुविधाएं बढ़नी शुरू हुई जब सेंट्रल बिहार में ये जो रणवीर सेना बनाम एमसीसी का जो गृह युद्ध छिड़ा, वो गृह युद्ध के बराबर ही था। जी, उसके बाद सब गवर्नमेंट्स को रियलाइज हुआ, गाड़ियां आई, पुलिस आधुनिकीकरण पे फिर काम हुआ। काम होना शुरू हुआ। उसके पहले नहीं,
था और टूटी फूटी गाड़ियां थी, लेकिन प्रोफेशनल ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। नहीं, वही मुझे एक चीज लगता है, मैं वही जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप डीजी रैंक के अफसर हैं, कि अब जो है वो एसपी जो है, डीआईजी का तो समझ में आ रहा है कि उनके पास दूसरे काम होते, लेकिन अब एसपी स्तर के अधिकारी भी कई फील्ड में नजर बहुत कम आते हैं। कोई देखिए, हम लोग के समय एसपी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बहुत ही ऊंचा कद रखते थे जिलों में, और पब्लिक में उनका फेथ लेवल बहुत हाई था। मुझे याद है कई जिलों में एसपी के तबादलों पर सप्ताह तक हड़ताल रही, हो जाती। हाँ, होती। मुझे भी याद है। मैं भी एक बार एक जगह से बदला गया था, तो मेरे तबादले पर इतनी बड़ी हड़ताल हुई कि मुझे खुद ही डिपार्चर देकर 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर निकलना पड़ा उस जिले से। तो ये पब्लिक का फेथ था। तो अगर आज इस फेथ में कमी आई है, तो जिन पदाधिकारियों, तो ये फिर आपको इंटरनल स्क्रूटनी करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है जी, और उस समय क्यों नहीं था और आज क्यों हुआ है। अगर पब्लिक में आपके इमेज में या सिस्टम के इमेज में या आईएएस आईपीएस के इमेज में कमी आई है, तो ये तो इसके कारण जग जाहिर है। अब मैं पब्लिक डोमेन में मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट ये छुपा हुआ नहीं है किसी कारण। नहीं, एक एसपी, आप सही बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा इकबाल हुआ करता था। मुझे जहाँ तक याद है कि एक सेक्रेटरी रैंक के अफसर। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ इंटेग्रिटी का, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। बलबीर चांद साहब हम लोग के डीआईजी थे, और आज तो नहीं है वो, पर हम लोगों को उनसे सीखने का बहुत मौका मिला। एक बार एक पॉलिटिकल रैली में चीफ मिनिस्टर आए हुए थे जी, और बहुत बड़ी रैली हो रही थी, और चीफ मिनिस्टर, दी देन चीफ मिनिस्टर चांद साहब के का जो रेपुटेशन था उसको थोड़ा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। और चीफ मिनिस्टर ने स्टेज से कहा कि चांद साहब आप स्टेज पर आइए। ये तो मैं भी था वहाँ पर, आई विटनेस हूँ। तो उन्होंने सबके सामने, हजारों के सामने कहा कि ये पॉलिटिकल रैली है, मैं स्टेज पर नहीं आऊँगा। फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने आपको कह दिया ये पॉलिटिकल रैली है, मैं नहीं आऊँगा स्टेज पर। ये रेस्पेक्ट था ऑफिसर्स का, और पॉलिटिशियंस भी रेस्पेक्ट करते थे इस तरीके के कैरेक्टर को। और हम लोगों ने तो ऐसे अफसर देखे हैं। अगर हम लोगों ने, मान लीजिए, मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं गोपालगंज में एसपी था, और एक देन बहुत बड़ा क्रिमिनल पॉलिटिशियन था जो रूलिंग पार्टी से बहुत क्लोज था, उसको मैंने अरेस्ट कर लिया। वो बहुत ही क्लोज था, तो उसको मैंने अरेस्ट कर लिया, तो पूरे स्टेट में हड़कंप मच गया, चूँकि वो दी देन रूलिंग पार्टी से बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो पूरे स्टेट में काफ़ी हड़कंप मच गया, और किसी को मैंने बताया नहीं था कि मैंने अरेस्टिंग की है, करने वाला हूँ, या परमिशन, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने अपने खुद ही किया था उसको। तो वो माफिया डॉन कम पॉलिटिशियन उस तरीके का। तो चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आया, जो भी हुआ। फिर डीजी साहब का फ़ोन आया कि तुमने उनको अरेस्ट किया, क्या केस है? तो मैंने बता दिया ऐसे कोर्ट का वारंट है वो। तो देखिए, उस समय के अफसरों की गरिमा कितनी थी। उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम ही कर सकते थे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इतनी हलचल होने के बावजूद उन्होंने कहा, कॉम्प्लीमेंट दिया पहला, और दूसरा उन्होंने कहा कि अब कोई पॉलिटिशियन अगर तुमको फ़ोन करेगा तो कह देना कि डीजी साहब ने ऑर्डर किया था उसका अरेस्ट। उन्होंने ऑन किया, ऑन अप कर लिया। तो ये गरिमा हमने देखी है सिस्टम की। तो हम लोग उसी ओल्ड स्कूल के हैं, और हमने प्रयास किया है कि इसी गरिमा को बनाए रखेंगे। लेकिन आपकी इस ओल्ड स्कूल से होने की वजह से आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ता होगा। देखिए, पड़ता है, लेकिन आप किसी परेशानी के कारण जो सही रास्ता है उसको छोड़ नहीं सकते। तो फिर अगर सभी रास्ते से भटक जाएंगे तो सिस्टम बचेगा ही नहीं। तो परेशानी तो होती है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को वो परेशानी से विचलित नहीं हुआ हूँ मैं। आप एट बेस्ट
तबादले कर सकते हैं। जी। ये हम लोग के जूनियर ऑफिसर्स को सीखना है कि सिविल सर्विसेज में आपको इतना प्रोटेक्शन है कि आपके तबादले के ज़्यादा से कुछ नहीं हो सकता। अब जहाँ रहिएगा फिर वहाँ पे। आज जहाँ भी आप हैं आप वहाँ बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा। और ये सिविल सर्विसेज में जान लीजिए कि आप किसी भी कुर्सी पर बैठिए, आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये जो गलतफहमी रहती है कि ये अच्छा पद है, ये बुरा पद है, ये सब आपका स्टेट ऑफ माइंड है। जी। वो आपका सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। और ये स्टेट ऑफ माइंड से जिस दिन आप ब्यूरोक्रेट निकल जाएंगे तो उनको न्यूट्रल और प्रोफेशनल बनने में कोई कठिनाई नहीं है। और आपको ये जानना चाहिए कि ये स्टील फ्रेम होता था इंडिया का, इसका कॉन्सेप्ट ही था स्टील फ्रेम का कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो चेंज होता रहता है बट सिविल सर्विसेज कभी चेंज नहीं होती है। और ये अवधारणा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मतलब अब कार्यक्रम खत्म होने का वक्त आ रहा है और मुझे लगता है कि जो लास्ट ये कंक्लूजन यही है कि अनिल पाल्टा अब नहीं बदलेंगे, कहने का मतलब नहीं बदलेंगे, मतलब उनको नहीं बदलना है। नहीं। लेकिन इतने ऑफर आ रहे हैं, लोग इतने अच्छे अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं, उनको देखिए पद मुझे, मिल रहा है। मैंने आपको कहा कि मुझे किसी पद से कोई लाभ नहीं। गवर्नमेंट, देखिए पोस्टिंग गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। जी। ये तो हम लोग को जानना चाहिए कि गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है पोस्टिंग। गवर्नमेंट आपको जो जिम्मेदारी देगी आप करेंगे और अच्छे से करेंगे। हम लोगों की तो जहाँ ट्रांसफ़र होता है उसी दिन हम लोग इमीडिएट चार्ज देकर और चले जाते हैं और जिस भी पद पर जाते हैं वहाँ टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जैसे अफसरों की ज़रूरत है देश को। Thank you ये so थे much. अनिल पाल्टा जी, इन्होंने बहुत बेवाक ढंग से तमाम सवालों का जवाब दिया। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।